हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सब्जेक्ट फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लगभग बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। कुछ थोड़े ही टॉपिक्स बाकी है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 5 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग इसका पार्ट 6 देखने वाले हैं, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर है ट्रांजिस्टर जो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, तो उसी का पार्ट आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और हो सके तो गेट्स को मैं इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, टेंशन मत लो, टेंशन को कर दो गॉन और जस्ट अभी मेरे साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स, लगातार मैं पढ़ रही हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जस्ट फोकस करना है। जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर आपको पढ़ना है, देखना है, उसके हैंड रिटन नोट्स निकालने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पार्ट 6, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर ये टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो ट्रांजिस्टर ये टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। आज हम लोग उसका वर्किंग देखेंगे, उसको एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सब लोग यहाँ पे होप सो सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि हमारे एग्जाम्स 12th के एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और JEE के ऑलरेडी डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से सब लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। होप सो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को हार्डवर्क तो करना ही है। देखो बच्चों, हमेशा लाइफ में हार्डवर्क पहले आता है एंड टैलेंट बाद में आता है। हार्डवर्क करते करते आप लोगों को टैलेंट कैसे मिल जाएगा, मतलब हार्डवर्क करते करते आप कैसे टैलेंट बनोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा एक बात याद रखनी है आप लोगों को, हार्डवर्क पहले आता है, टैलेंट बाद में आता है। जब हम लोग हार्डवर्क करते हैं तो हार्डवर्क करते करते हम कब टैलेंट बनेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और टैलेंट के साथ सक्सेस आपको मुफ्त में मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो टैलेंट और सक्सेस दोनों भी आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है बस हार्डवर्क की। तो हार्डवर्क करते रहो, टैलेंट अपने आप मिल जाएगा। बच्चों, टेंशन मत लो। हार्डवर्क के स्टेप्स अगर हम फॉलो करते गए तो आपको टैलेंट अपने आप मिलता ही मिलता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रांजिस्टर क्या होता है ना। ट्रांजिस्टर क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों, ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसको स्पेशल डिवाइस है, जिसको 2 जंक्शंस होते हैं, पीएन जंक्शन, एंड 3 टर्मिनल्स होते हैं। इन 3 टर्मिनल्स में एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। तो ये तीनों टर्मिनल के बारे में हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो है वो उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, राइट ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और शॉर्ट में मैं बताती हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको पता है कैसे होता है, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहला एन मटेरियल होता है, बेस जो है उस दोनों के बीच में होता है, बहुत ही स्मॉल, ये एन पी एन। इसके बाद यहाँ पे होता है इमीटर, यहाँ पे होता है बेस और यहाँ पे होता है कलेक्टर। देन पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर बस यहाँ का जो एन है वो दोनों के बीच में सैंडविच है, पी एन पी। यहाँ पे होता है इमीटर, यहाँ पे होता है बेस और यहाँ पे होता है कलेक्टर, ठीक है। एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसे उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इमीटर है बच्चों, इमीटर की साइज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इन दोनों में से हम सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं बच्चों, इन दोनों में से हम लोग सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्यों?
क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। इमीटर का काम क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इमीटर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा हेवीली डोप्ड होता है इमीटर। इसके अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स मतलब जो करंट फ्लो करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, ऐसे बहुत सारे चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद इसके अंदर कौन चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे होल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बच्चों, होल्स को फ्लो करना ज्यादा आसान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना आसान होता है, क्योंकि होल्स जो है वो एटम के अंदर होते हैं। होल्स को फ्लो करना मतलब पूरा के पूरा एटम फ्लो करना, विच इज डिफिकल्ट टास्क। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग किसको फ्लो करते हैं, चार्ज कैरियर मतलब हमारा हीरो कौन है यहाँ पे, हमारा हीरो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो होता है, उसको हम आसानी से फ्लो करा सकते हैं, टेंशन ही नहीं। इसीलिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। इसमें हमारा हीरो है होल, जो थोड़ा सा मोटू है। मोटू का मतलब क्या बच्चों, जिसके अंदर होल्स जो है वो बड़े होते हैं, मतलब एटम की साइज बड़ी है ना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्ट है एटम का, लेकिन यहाँ एटम की साइज बड़ी, तो पूरा के पूरा एटम उसको फ्लो करना पॉसिबल नहीं होता। ये पतलू है, ये मोटू है, इसको फ्लो करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम पीएनपी ज्यादा यूज नहीं करते, हम लोग एनपीएन ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो एनपीएन वाइडली यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था इमीटर। तो बच्चों, इमीटर जो है मैंने आपको बताया, इमीटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इमिट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है, बेस को एज वेल एज कलेक्टर को सप्लाई कर रहा है। इसी का आज हम लोग वर्किंग देखने वाले हैं। एंड उसके बाद, और ये बहुत ही थिक लेयर होता है, इट इज अ थिक लेयर लेकिन मॉडरेट। कलेक्टर सबसे बड़ा, बेस उससे छोटा, सब मिडल लेवल, सॉरी मॉडरेट कौन होता है, इमीटर। सबसे छोटा कौन होता है, बेस। तो इमीटर जो है वो थिक होता है, इट इज थिक लेयर, लेकिन ये हेवीली डोप्ड है बच्चों। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, हेवीली डोप्ड, इसका डोपिंग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो कौन है, बेस। बेस सबसे थिन लेयर है और लाइटली डोप्ड है, थिन लेयर एंड लाइटली डोप्ड। एंड देन उसके बाद कलेक्टर जो है वो सबसे लार्ज लेयर एंड ये जो है ये कलेक्ट करने का लाइटली, ये भी लाइटली डोप्ड ही है और बहुत लाइटली डोप्ड है, मतलब एज कंपेयर टू बेस भी ये लाइटली डोप्ड है, 10 टाइम्स लेस देन बेस। 10 टाइम्स मैंने दिया है बच्चों, ये लास्ट लेक्चर में सब कुछ मैंने पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ा है, वहां पे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम इसके बाद का और सिंबल्स भी बता देती हूँ। चलो, जो हमने पढ़ा था उतना सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ, थोड़े शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद एनपीएन का एंड पीएनपी का सिंबल मैंने आपको बताया था। एनपीएन ऐसे होता है, यहाँ एरो का डिफरेंस है बस, दिस इज इमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। एरो का डिफरेंस है, अगर ऐसा एरो है तो मैंने क्या बताया, ये P रहेगा, ये N रहेगा, ये P रहेगा। ठीक है, तो ये PNP का सिंबल हो गया एंड NPN का सिंबल मैंने बताया था, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ। ये बेस है, ये इमीटर है, इमीटर एंड कलेक्टर। यहाँ पे सिंबल कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में सिंबल रहेगा, इमीटर को ही सिंबल रहेगा, ये P और ये N, ये N। तो ये सारे सिंबल्स वगैरह ये सब कुछ मैंने बताया है बच्चों। आज मैं इसका वर्किंग आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट निकालो इसका, फिर हम वर्किंग देखते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आज का टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, उसके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है इसको, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इमीटर जो है उसको ग्राउंड किया है। देखो, कलेक्टर एंड बेस इन दोनों को इमीटर कॉमन होता है, उसको ग्राउंड किया है। इसका मतलब क्या,
कलेक्टर एंड बेस इन दोनों को इमीटर कॉमन होता है. इमीटर इज कॉमन, इमीटर इज कॉमन फॉर बोथ collector and base. Collector and base. Emitter is common for both collector and base. इन दोनों को इमीटर कॉमन है और यही पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, सबसे कॉमन यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों. क्यों? देखो अभी यहाँ पे अगर इमीटर कॉमन है तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करने वाला कौन है? करंट हम किसके थ्रू सप्लाई करते हैं? इमीटर थ्रू, क्योंकि इमीटर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ सप्लाई कौन देता है? इमीटर. तो ये बेटर रहेगा कि हम इमीटर को ग्राउंड करें, इमीटर को कॉमन रखें बेस के लिए एंड कलेक्टर के लिए. इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन. इसी का यूज करके हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे बच्चों. उसके बाद देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है यहाँ पे? दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कौन कॉमन है? बेस. बेस इज कॉमन, उसको ग्राउंड किया है देखो यहाँ पे. बेस इज कॉमन for both emitter and collector. Emitter and collector को बेस कॉमन होता है. देन थर्ड वाला कौन सा है? दैट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन कॉमन रहेगा. कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर क्या होता है? कलेक्टर इज कॉमन, कलेक्टर इज कॉमन फॉर बोथ बेस एंड इमीटर. इमीटर ओके. बेस एंड इमीटर दोनों के लिए यहाँ कलेक्टर कॉमन है. तो ये है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. देन कॉमन कलेक्टर. ये सब कुछ लिखना है बच्चों आप लोगों को, इसको लिखो. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. उसके अंदर बेस इमीटर जो है कलेक्टर को एंड बेस को कॉमन होता है. उसके बाद दूसरा वाला जो है उसको भी कॉपी करो. तो बच्चों ये हो गए कॉन्फ़िगरेशन. अब हम लोग इसका जो वर्किंग है वो देख लेते हैं. वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर जो है इसके ऊपर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन ट्रांजिस्टर. 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होता है. तो देखो मैं आपको लिख के भी दूंगी बच्चों, डोंट वरी, लेकिन उसके पहले आप लोगों को समझ लेना है एग्जैक्टली इसका वर्किंग कैसे होता है. देखो हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, यहाँ पे 2 टाइप के बायसिंग हम लोग कर सकते हैं. कौन से? यहाँ ये इमीटर है. देखो एक बार मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं. ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है. तो इमीटर एंड बेस के बीच में एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. कलेक्टर एंड बेस के बीच में एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब इमीटर बेस जंक्शन एक हो सकता है एंड कलेक्टर बेस जंक्शन एक हो सकता है. बायसिंग, इमीटर बेस बायसिंग एक हो सकता है, इमीटर बेस बायसिंग एक हो सकता है एंड सेकेंड कलेक्टर बेस बायसिंग एक हो सकता है ना. तो यहाँ सबसे कॉमन यूज होने वाला बायसिंग कौन सा है बच्चों? कॉमन यूज होने वाला बायसिंग है कि इमीटर बेस जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा एंड कलेक्टर बेस बायसिंग जो है वो रिवर्स बायसिंग में रहेगा. इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड में एंड कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स में हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो इसी टाइप का बायसिंग हम लोग लेने वाले हैं. फॉरवर्ड का आपको लोगों को मैंने बताया था. फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? पी को हम पी कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन टाइप मटेरियल को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सेम रिवर्स में क्या होता है? पी टाइप मटेरियल को एन टाइप एंड एन टाइप मटेरियल को पी टाइप, ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं.
तो देखो यहाँ पे वैसे ही कनेक्शन किया है, N को हमने N कनेक्ट किया, इसको हम फॉरवर्ड रखेंगे, ये फॉरवर्ड बायसिंग रहेगा। N को हमने N कनेक्ट किया है एंड P को हमने P कनेक्ट किया है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ N को मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया एंड P को मैंने निगेटिव, तो ये बायसिंग रिवर्स में, ये बायसिंग फॉरवर्ड में। क्योंकि बच्चों फॉरवर्ड में क्यों रखना है, क्योंकि आपको यहाँ इमीटर में से इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है। अगर हम इसको रिवर्स में कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को डिफ्यूज करेंगे ही नहीं, वो आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, इसको हमेशा फॉरवर्ड में रखना है। फॉरवर्ड में रखा तो क्या होगा, देखो ये एन है तो निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से फोर्स लगाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के अंदर डिफ्यूज होंगे, पी के अंदर डिफ्यूज होने के बाद एन के अंदर डिफ्यूज होंगे, है ना। तो इसको अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते तभी ये पॉसिबल होगा। अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, मान लो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करती तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांजिस्टर वर्किंग ही नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा ये हमेशा बायसिंग यूज करना है। कौन सा, कि इमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड में एंड कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स में हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इनिशियली जब आपने बैटरी कनेक्ट की है, इनिशियली बैटरी कनेक्ट करते वक्त डायरेक्ट करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों ये डायोड है, जब तक उसके अंदर का डिप्लेशन रीजन ब्रेक नहीं होता वो करंट फ्लो नहीं करता। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देखो मैंने डिटेल में लिया है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे एक मिनट माइक चेक करती हूँ, हाँ ओके है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने ये फॉरवर्ड बायसिंग में रखा तो जंक्शन पहले ब्रेक होगा, डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा, पहले कुछ करंट फ्लो होगा, पहले कुछ 0.2 वोल्ट किया, 0.3 वोल्ट किया, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 पे वो जंक्शन ब्रेक होगा एंड सडनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। अब देखो ये फिगर बी जो है, ये फिगर ए है, फिगर ए में हमें क्या दिखाया कि जब बस हमने कैसे बायसिंग किया है, सब कुछ मैं लिख के दूंगी, जैसे कैसे बायसिंग किया है, कैसे कनेक्शन किया वो हमने देखा। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की लेकिन सडनली करंट फ्लो हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमीटर में ही है, वो बेस के अंदर गए क्या, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स इमीटर के अंदर ही है। अभी हमने सेकेंड केस में क्या किया, देखो यहाँ पे अभी मैंने बायसिंग स्टार्ट किया, तो मान लो मैंने यहाँ से 0.1 वोल्ट करंट मैंने इंक्रीज किया, मान लो ये सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टर है, 0.1 वोल्ट करंट मैंने इंक्रीज किया, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। वापस मैंने बढ़ाया, 0.2 वोल्ट किया, फिर भी नहीं हुआ, 0.3 वोल्ट किया, फिर भी नहीं हुआ, 0.6 तक कुछ भी करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट नहीं हुए। 0.6, 0.7 को इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है ये वाला 0.7 को वो जंक्शन ब्रेक होगा, डिफ्यूजन हुआ, जंक्शन जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जंक्शन ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, बेस के अंदर चले गए, यहाँ पे जंक्शन ब्रेक हुआ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे बच्चों तो वो उनको इतना फोर्स लगा है, मतलब आई करंट यहाँ जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना, और करंट फ्लो हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे बच्चों, क्योंकि करंट फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाए ना तो हम करंट इधर दिखाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे तो करंट फ्लो इधर रहेगा। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस साइड गए बेस की तरफ, तो करंट फ्लो इस साइड गया, कौन सा, आई करंट यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये लेयर बहुत ही थीन है, थीन लेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का जंक्शन बहुत जल्दी ब्रेक करेंगे, सडनली ब्रेक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना फास्ट है, इतना तेज है, तो वहां पे जाके सडनली वो इस जंक्शन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको डिफ्यूज करते हैं। वैसे भी वो लाइटली डोप्ड होने की वजह से वो जंक्शन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो सडनली क्या करेंगे, कलेक्टर के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ से वो डायरेक्ट कलेक्टर के अंदर एंटर करेंगे एंड IC, IE एंड IB करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये देखो करंट फ्लो यहाँ से इधर जा रहा है, अगर आप देख सकते हो, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो करंट फ्लो IE इधर आता है, बेस करंट जो है वो इधर आता है, देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो बेस का इधर आएगा, IE इधर आएगा
एंड कलेक्टर का जो करंट है IC वो इधर आएगा और अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर एंड बेस के अंदर होगी, क्योंकि सप्लायर कौन है हमारा, इमीटर। तो इमीटर का जो करंट है उसमें से बस 5% करंट, देखो हाँ ठीक से याद रखो, मैं सब कुछ लिख के दूंगी आपको। इमीटर का जो करंट है, इमीटर का टोटल करंट जो है, मान लो 100% करंट इमीटर के पास है, तो इसमें से बस 5% करंट जो है वो बेस करंट होता है एंड 95% जो है वो किसका होता है, कलेक्टर का करंट होता है। याद रखो बच्चों, इमीटर का जो करंट है वो 100% है, उसमें से 5%, क्योंकि बहुत छोटा लेयर है उसमें बस 5% करंट ही बेस करंट होता है एंड 95% जो है वो कलेक्टर का करंट होता है। समझ में आया सबको? तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर। बच्चों अभी इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। ये मैंने बताया आपको, ऐसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों, सारी डायग्राम्स तो आपको निकालनी पड़ेगी, सभी डायग्राम्स भी निकालनी है एंड सब कुछ आपको लिखना है। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखोगे, जहाँ पे मैं बोलूँ पॉज करके लिखो तो लिखते चलो। हाँ, अपनी खुद की नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा। चलो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे इरेजर से लिख रही हूँ मैं अभी। देखो फर्स्ट पॉइंट, इन NPN ट्रांजिस्टर, पहले फिगर ए को एक्सप्लेन करो बच्चों। ये जो फिगर ए है ना उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फिगर ए में क्या क्या दिख रहा है ना, जैसे देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ 4 मार्क्स का सवाल कैसे लिखेंगे हम लोग। फिगर ए में हमें क्या क्या दिख रहा है, NPN ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रॉन एंड बेस जंक्शन जो है वो उसका बायसिंग फॉरवर्ड है एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन का बायसिंग रिवर्स है। तो ये सब कुछ हमें फिगर ए को पहले एक्सप्लेन करना है ऐसे ही, ठीक है। इन NPN ट्रांजिस्टर कौन करंट फ्लो कराता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द majority charge carriers. Electrons are the majority charge carriers. Second point, in this transistor emitter base junction is in forward bias and collector base junction is in reverse bias, ठीक है। इमीटर बेस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। एक सेकेंड है बच्चों, एक सेकेंड। कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। उसके बाद अभी कनेक्शन तो हो गए, अभी फिगर बी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिगर बी में क्या है, हमने यहाँ पे बस कनेक्शन दिखाया है, बैटरी को ऑन नहीं किया। अभी बैटरी को ऑन नहीं किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, बस इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे इमीटर रीजन में, बेस के और कलेक्टर रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड पॉइंट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायसिंग, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी मत बोलो सेल बोलो, when cell is connected in forward biasing, then electrons are in the emitter region,
emitter region. Okay. When emitter base junction is break at breakdown potential कौन सा होगा बच्चों? जो 0.1 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट होता है, 3 वोल्ट होता है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, then electrons move towards the base junction, and collector junction. डायरेक्टली कलेक्टर में नहीं जाएंगे, बेस जंक्शन, और कौन सा करंट फॉर्म करेंगे? एंड फॉर्म द करंट IE and IB, and form the current IE and IB. ओके, IE and IB करंट यहाँ पे फॉर्म करेंगे. एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स. बच्चों अगर थोड़ा सा है ना, आप क्या करो, फॉरवर्ड करते चलो, फास्ट स्पीड से. जब मैं लिखूंगी ना तब थोड़ा फास्ट करते चलो. उसके बाद 5th पॉइंट आएगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या करेंगे? कलेक्टर बेस जंक्शन को डिफ्यूज करेंगे. दीज इलेक्ट्रॉन्स diffuse the collector base junction and enter in the collector region. Hence IC current, collector current can be formed. ओके, तो ये हमारा कलेक्टर करंट हो गया. अब देखो यहाँ पे फिगर कौन सी ड्रॉ करनी है? पॉइंट वाइज फिगर भी ड्रॉ करनी है आपको. देखो यहाँ पे सबसे पहले फिगर ए मैंने आपको बताया, फिगर बी हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? इस पॉइंट के अंदर. ये देखो, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ये पॉइंट के अंदर. यहाँ पे फिगर बी आ सकता है, यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसे. पहले ही ड्रॉ कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये फिगर बी शोज आप बोल सकते हैं. कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायसिंग, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इन द इमीटर रीजन ओनली. यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन ब्रेक होगा ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे. यहाँ पे फिगर सी आ जाएगा हमारा, फिगर सी यहाँ पे आएगा, एंड फिगर डी यहाँ पे आएगा. ठीक है, फिगर डी यहाँ पे आएगा. डी फिगर है ना, एक सेकेंड, ये वाला देखो, ये डी फिगर वहां पे आएगा. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? मैंने आपको बताया. हाँ, ये भी लिखना है हमें कि IB कितना है, IC कितना है, 95%, 5%, वो हमें लिखना है बच्चों. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे लिखो 6 पॉइंट पे, IB मीन्स बेस करंट is only 5% of emitter current. 5% of emitter current and 95% of base current. सॉरी, एक मिनट ऐसे नहीं लिखना है. एंड कलेक्टर करंट हमें लिखना है ना. इमीटर करंट के 5% IB होता है, एंड कलेक्टर करंट इज 95% ऑफ इमीटर करंट. 95% ऑफ इमीटर करंट. ओके,
उसके बाद फ्रॉम फिगर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड दैट आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. फ्रॉम फिगर we can conclude that IE is equal to IB प्लस IC. ठीक है. तो बच्चों ये है हमारा वर्किंग, ट्रांजिस्टर का वर्किंग. आप लोग एज इट इज अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, एज इट इज नोटबुक में कॉपी करो और ऐसे ही लिखो एग्जाम में भी. ओके बच्चों, तो ये था ट्रांजिस्टर का वर्किंग. अभी हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मतलब इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं बच्चों. इस टॉपिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये पार्ट है ट्रांजिस्टर का. बाकी रिमेनिंग जितना भी है वो सब कुछ बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो पार्ट है ट्रांजिस्टर का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो उतना बस आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा. एक मिनट, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, बाकी सब कुछ आसान है. एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा माइक ठीक करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे अभी हम लोग आगे का फैक्टर, मतलब इसका वर्किंग तो हो गया. अभी इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी हमें स्टडी करनी है. जैसे हर एक डायोड की वगैरह हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट की थी, वैसे इसकी भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमें स्टडी करनी है. तो उसके लिए ना मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा. एक सेकेंड ना, ये हो चुका है हमारा, हाँ ये वाला. ये देखो अभी कॉमन कलेक्टर वगैरह हो गया था. अब ये देखो यहाँ पे ना बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था पता है कि मार्च 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए. बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा गया था आपको. अब ये क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं. अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि कलेक्टर करंट जो है वो IC है. देखो मैं बताती हूँ, IB क्या है हमारा, यहाँ पे IB बेस करंट है. उसके बाद 3 टाइप के करंट यहाँ पास हो रहे. IC जो है वो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट है. उसके बाद IE जो है वो इमीटर करंट है, इमीटर करंट है. तो यहाँ पे कितने प्रोपोर्शन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है उसको कुछ नाम दिए गए. उसको कहा गया अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं, ये रेशोज होते हैं. किसके? अल्फा जो है वो कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट का रेशो है. दोनों का रेशो लो, उससे कितने प्रोपोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता चलेगा. इसको कहा जाता है अल्फा फैक्टर. और दूसरा जो है बीटा फैक्टर, उसको करंट गेन फैक्टर भी बोला जाता है. बीटा फैक्टर को कलेक्टर एंड बेस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने प्रोपोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसको बेस करंट बोला, बीटा करंट बोला जाता है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे और दोनों का रिलेशन क्या है वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे. 2 मार्क्स के लिए पूछा तो आप डायरेक्ट रिलेशन लिखोगे. तो अल्फा हम पहले डिफाइन करते हैं. अल्फा मतलब क्या, देखो इट इज द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट, it is the ratio of collector current and emitter current, is called अल्फा. अल्फा DC. अभी फिलहाल तो ये DC में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इसको हम अल्फा DC बोलेंगे. इट इज द रेशो ऑफ इमीटर करंट, कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट. दिस इज अल्फा DC. सो अल्फा DC इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IC अपॉन IE. ओके. सिमिलरली सेकेंड कौन है, बीटा. इसको अल्फा DC बोला जाता है, बीटा DC बोला. डायरेक्ट करंट वाला अल्फा DC, डायरेक्ट करंट वाला बीटा DC. AC का भी है बच्चों, एम्पलीफायर में देखेंगे. इसको कहा जाता है करंट गेन फैक्टर. बीटा को क्या कहा जाता है, करंट गेन फैक्टर. करंट गेन फैक्टर या फिर इसको और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोला जाता है. क्यों, ये मैं एम्पलीफायर में बताऊंगी आपको. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या, देखो ये जैसे कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेशो है, वैसे ये कलेक्टर करंट एंड बेस करंट का रेशो है. इट इज द रेशो ऑफ
इट इज द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, इसको कहा जाता है बीटा डीसी। बीटा डीसी को हम लोग कैसे लिखेंगे फिर? बीटा डीसी इज इक्वल टू IC अपॉन IB। तो ये दोनों का फॉर्मूला है बच्चों, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दोनों का फॉर्मूला है। एंड अभी दोनों का रिलेशन क्या है देखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये भी आपको पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्या है देखो, अभी हमने देखा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC। तो मैं क्या करती हूँ, इस सारे इक्वेशन को, बच्चों ये रिलेशन जब बताएंगे, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, आप डायरेक्टली फाइनल फॉर्मूला लिखो। ये मैं डिराइव करके देने वाली हूँ आपको कैसे आया वो, लेकिन ये नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा। तो इसको IC से डिवाइड करो, IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC। तो IC यहाँ कैंसिल हो गया, इस IE को नीचे शिफ्ट करो, क्या होगा, IC अपॉन IE इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 डिवाइड बाय IC अपॉन IB करो, ये IB को मैंने नीचे शिफ्ट किया, प्लस यहाँ पे आएगा 1। IC अपॉन IE मतलब क्या होता है, अल्फा DC, तो 1 अपॉन अल्फा DC आएगा। IC अपॉन IB होता है बीटा DC, तो ये बीटा DC आएगा प्लस 1 एज इट इज। अभी अगर मान लो मुझे इसका रिलेशन फाइंड करना है अल्फा का, तो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, क्या मिलेगा देखो, 1 अपॉन अल्फा DC इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू बीटा DC, मतलब ये बनेगा 1 प्लस बीटा DC डिवाइड बाय बीटा DC। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, अल्फा DC इज इक्वल टू बीटा DC डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा DC। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है बच्चों। ओके, ये दोनों का रिलेशन है। और एक रिलेशन बीटा DC के फॉर्म में, अगर आपने इतना भी लिखा ना एग्जाम में तो भी काफ़ी है। और एक रिलेशन बताती हूँ, अभी मान लो मुझे बीटा DC का रिलेशन निकालना है, +1 को इधर शिफ्ट करो, -1 कर दो, 1 अपॉन बीटा DC इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा DC -1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बीटा DC इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा DC डिवाइड बाय अल्फा DC। बीटा DC निकालना है तो बीटा DC इज इक्वल टू अल्फा DC ऊपर शिफ्ट होगा, अल्फा DC डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा DC, सॉरी ये रेसिप्रोकल लिया ना, तो ये बीटा DC ऊपर जाएगा, अल्फा DC ऊपर जाएगा, 1 माइनस नीचे आएगा, 1 माइनस अल्फा DC। तो बच्चों ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आपने ये इतना नहीं भी लिखा ना 2 मार्क्स के अंदर तो भी चलेगा, आप बस क्या करो, ये एक रिलेशन लिखो, ये एक रिलेशन लिखो, दैट्स इट। समझ में आया? अल्फा फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट इज कॉल्ड अल्फा DC। बीटा DC क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। एंड रिलेशन क्या है दोनों का? अल्फा DC इज इक्वल टू, यहाँ बीटा DC है, 1 प्लस बीटा DC है, एंड यहाँ पे बीटा DC इज इक्वल टू अल्फा DC डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा DC है। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम टू स्टडी कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक। मैंने क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों यहाँ 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन सी देखो, यहाँ जैसे कि अभी डायोड का हमने देखा, डायोड के अंदर बस एक ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक थी, एक इनपुट करंट एक आउटपुट, ऐसे हमें मिल रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 है, एक इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिलेगी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम, डोंट वरी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कौन से वोल्टेज और करंट के अंदर आएगा मैं बताती हूँ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ट्रांजिस्टर का ये बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है। इस बेस से हम लोग एक रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट करते हैं,
यहाँ एक बैटरी होता है VBB, ठीक है। उसके बाद इसके अक्रॉस एक बैटरी रहेगा, बेस इमीटर के यहाँ पे एक बैटरी है, वोल्ट मीटर लगाया हमने। एंड देन ये फॉरवर्ड बायसिंग में, मैंने आपको बताया था ना इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। ये NPN ट्रांजिस्टर है बच्चों, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, NPN। तो ये N, ये P एंड ये N रहेगा। तो देखो N जो है वो N को कनेक्ट किया है एंड ये जो है ये P को कनेक्ट किया है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये P को कनेक्ट किया है। सिमिलरली ये N जो है ये P को कनेक्ट किया है हमने, और ये P जो है, सॉरी ये N जो है ये N को कनेक्ट किया है एंड दिस N इज कनेक्टेड टू P, मतलब ये रिवर्स बायसिंग में आ गया। दिस इज इन रिवर्स बायसिंग एंड दिस इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। एक सेकेंड ना बच्चों, ये बेस है, यस ओके है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे VCC को। जब हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है तो आप क्या करना, इसको कांस्टेंट रखना। ध्यान दो बच्चों, कंसंट्रेट करो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कांस्टेंट रखना है एंड इसको चेंज करना है, वोल्टेज चेंज करके करंट मेजर करना है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या है VBE और यहाँ का करंट क्या है IB। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों वो किसके किसके अंदर आती है, उसका ग्राफ कौन सा आता है, उसके अंदर आता है VBE वर्सेस IB। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी हम बनाते हैं। उस वक्त हमें VCC क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। VCC जो है वो कांस्टेंट रखना है, मतलब कलेक्टर का जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना है। और सेकेंड आती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसका ग्राफ अलग आएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग VCC को चेंज करेंगे, मतलब ये VCE है ना उसको चेंज करेंगे और ये कलेक्टर करंट चेंज होगा उसके अक्रॉस। लेकिन इस वक्त हम IB को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब ये किसके वर्सेस आएगा, VCE वर्सेस IC। यहाँ का वोल्टेज देखो VCE दिया है, यहाँ का करंट है IC, तो इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बनेगा उस वक्त। लेकिन आपको IB क्या रखना है, कांस्टेंट। IB को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट रख के फिर हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे मिलती है, अभी देखो ये उसकी डायग्राम है। देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया हमने, बेस देन इमीटर देन कलेक्टर, ये NPN है। इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टर लगाया, सेम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टर। इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लेते हैं VCE, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लेते हैं VBE, ये करंट IB, ये करंट IE एंड ये करंट IC, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। ये देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, इनपुट, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है बच्चों, VCC को हमने कांस्टेंट रखा। जब जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे, कुछ वैल्यू मान लो सिलिकॉन का है, जब तक PN जंक्शन डायोड ब्रेक नहीं होता, देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम निकाल के बताती हूँ। ये ट्रांजिस्टर है, ये N है, ये P है, ये N है, ये N है, ये P है, ये N है, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, इमीटर बेस कलेक्टर। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये जंक्शन है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनके अंदर है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो है इमीटर बेस जंक्शन है बच्चों। इमीटर बेस जंक्शन में क्या होगा, जब तक ये जंक्शन ब्रेक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होता, और जैसे ही जंक्शन ब्रेक हुआ यहाँ से सडनली करंट फ्लो स्टार्ट होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है VBE और यहाँ का करंट है IB। तो देखो जब तक जंक्शन ब्रेक नहीं होगा तब तक वो सिंपल डायोड का ही ग्राफ है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में, एंड सडनली करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस वक्त हमने VCE कांस्टेंट रखा है कितना, दैट इज 10 वोल्ट। मैंने बोला ना VCE मतलब VCC आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये कितना रखा हमने, 10 वोल्ट, ये कांस्टेंट है। हम VBE चेंज करते गए, VBE मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज चेंज करते गए तो उसके अक्रॉस का करंट भी चेंज होगा, और ऐसी हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। इसका नेचर याद रखो, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको कौन सी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इस वक्त हम लोग क्या करने वाले, बेस करंट कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे बेस करंट मैंने कितना रखा, इनिशियली 10 माइक्रो एम्पियर रखा, और मैंने चेक किया VCE मैंने इंक्रीज किया तो IC भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
मतलब यहाँ का वोल्टेज मैं इंक्रीज करती हूँ तो ऑब्वियसली कलेक्टर का करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ लेवल तक वो इंक्रीज होता है, कुछ लेवल तक इंक्रीज होता है, देन वापस कांस्टेंट होता है। अब मैंने वापस क्या किया, बेस का करंट 10 से 20 कर दिया, वापस मैंने वोल्टेज चेंज किया तो करंट इंक्रीज हुआ और वापस सैचुरेशन आ गया। वापस मैंने 20 से 30 किया, करंट इंक्रीज हुआ एंड सैचुरेशन, करंट इंक्रीज एंड सैचुरेशन। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे अलग अलग करंट के लिए। बेस करंट कांस्टेंट रखना है, VBE VCA के अक्रॉस IC हमें चेक करना है। आया समझ में? तो बच्चों ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये ग्राफ है दोनों के, ये इनपुट कैरेक्टर, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, मैंने डिटेल में बताया कैसे आता है लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इसका नेचर भी लर्न कर लोगे ना, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस नेचर कैसा है इनपुट का, ये ऐसा नेचर है, ऐसा ग्राफ आता है, एंड आउटपुट का ज़्यादा से ज़्यादा इसी के ऊपर सवाल है, ऐसा ग्राफ आता है। और बस याद रखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर बनती है, VBE एंड IB के अंदर बनती है, एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर बनती है, VCE एंड IC के अंदर बनती है। यहाँ VCE या फिर VCE या फिर VCC, इसको VCE भी कहा जाता है, VCE या फिर VCC कांस्टेंट है, और यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, IB कांस्टेंट है, एंड देन उसको हमने सॉल्व किया है। समझ में आया बच्चों? तो पहले आप लोग क्या करो, ये डायग्राम भी याद रखो, क्योंकि ये डायग्राम जो है ना, ये नहीं पूछी जाएगी आपको डायग्राम, ये एक्चुअली एम्पलीफायर में हम लोग देखने ही वाले हैं। ये डायग्राम है, उसके बाद ये ग्राफ आप लोग याद रखो, ये ग्राफ याद रखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का, ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों और अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करना है, ड्रॉ करना है जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक कि इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू, जैसे कि ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन I, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो यहाँ इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब क्या, यह इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर है बच्चों, VBE एंड IB के अंदर। तो चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट कॉल्ड एज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टर। देखो यहाँ पे लिख के देती हूँ, रेजिस्टर I या फिर इसको RI से डिनोट किया जाता है, दैट इज डेल्टा VBE डिवाइड बाय डेल्टा IB। जो इनपुट है ना उसका इसका रेजिस्टर, मतलब देखो यहाँ पे लिखो, डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टर, पहला इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, it is defined as the ratio of change in base emitter voltage to the बेस करंट, चेंज इन बेस करंट, चेंज करने के बाद वहाँ ऑपोजिशन तो आएगा ही बच्चों, टू द चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस करंट। मतलब देखो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग द सिंबल RI, मैंने आपको बताया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, RI इज इक्वल टू डेल्टा VBE डिवाइड बाय डेल्टा IB। ओके, उसके बाद सेकेंड है आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब क्या, आउटपुट हमने किसके अंदर ड्रॉ किया है बच्चों, देखो यहाँ पे VCE एंड IC, तो इनका रेशो, बस it is the ratio of change in
change in collector emitter voltage to the change in collector current, change in collector current, कलेक्टर करंट मतलब RO इज इक्वल टू आएगा डेल्टा VCE डिवाइड बाय डेल्टा IC। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है अभी। इसका ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली ये। देखो तो बच्चों अभी देखते हैं एम्पलीफायर मतलब क्या होता है। एम्पलीफायर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, मैंने आपको कल भी बताया था। मान लो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम डीजे में, पता है ना, डीजे में होता है एम्पलीफायर, मतलब साउंड को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे माइक लगाया है ना, माइक है ना, हाँ है। तो मैं बात कर रही हूँ, मैं बात करती रहती हूँ, माइक चला जाता है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। माइक चल रहा है ना, देखने दो मुझे। हाँ देख, चल रहा है, सुनाई दे रहा है सबको। हाँ तो देखो, मैं जब बात करती हूँ तो बात करने के बाद क्या होता है, मैं तो धीरे बोल रही हूँ और आप लोग बोलते हो मैम कभी कभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब आपकी मेरी जो आवाज़ है वो आवाज़ को एम्पलीफाई करके वो सिग्नल आपको भेजा जाता है। मतलब क्या, मैं जो बात कर रही हूँ वो छोटा सिग्नल है, मैं थोड़ी ना चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ, मैं तो धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो वो छोटू सा सिग्नल मैं यहाँ पे भेज रही हूँ। ये छोटू से सिग्नल को ये मैं छोटू सा माइक क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, बड़ा सिग्नल बना के भेज रहा है। तो ये काम कौन करता है पता है, ये एम्पलीफायर करता है। ये आपने डीजे में देखा होगा, है ना। तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा, आपके सिग्नल की, मतलब किसी भी सिग्नल की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। या फिर एम्पलीट्यूड को, अल्टरनेटिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग सिग्नल, है ना, अल्टरनेटिंग सिग्नल। एक मिनट, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन, it is a device which increases the amplitude of an alternating signal in bracket voltage, current and power। इनको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है इस एम्पलीफायर के अंदर कौन है, इस एम्पलीफायर के अंदर है हमारा ट्रांजिस्टर। ये काम कौन कर रहा है, ट्रांजिस्टर कर रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे कर रहा है, यही मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हम एक छोटा सा सर्किट स्टडी करेंगे। यहाँ पे दिखा है तो बहुत बड़ा है, मैम बोल रहे छोटा सा सर्किट, ये छोटा सा सर्किट है मैम। तो बच्चों इस चैप्टर में एक ही सर्किट है, यही बस ट्रांजिस्टर का ही सर्किट है, और यही सर्किट हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं अभी इसका वर्किंग क्या है। एक्चुअली ये जो सर्किट है ये एक एम्पलीफायर का सर्किट है, जो हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करके बनाया हुआ सर्किट है। मैंने आपको बताया ना, कॉमन इमीटर मतलब इसमें इमीटर क्या होता है, ग्राउंड। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया और उसका हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेके जो सर्किट अभी मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बताया था, सेम सर्किट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। और अभी इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, कुछ इनपुट दूंगी। इनपुट मतलब मैं जो आप बात कर रही हूँ वो इनपुट है। ये इनपुट को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, इमीटर जंक्शन के यहाँ से वो भेजा जाएगा,
यहाँ से भेजने के बाद आउटपुट मुझे मिलेगा, आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो कांस्टेंट है, मतलब VCC जो है आपका आउटपुट वो कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई होके हमें मिलेगा। एम्पलीफाई होके मतलब क्या बच्चों, उसका जो साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होके मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ का जो VCC है वो कभी चेंज नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट रखने के लिए ये दोनों एक दूसरे को चेंज करते हैं, IC एंड VC। कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने जो सर्किट मैंने आपको दिखाया, ये सर्किट हम लोग एज इट इज मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में लिख के भी देती हूँ आपको, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे हमने एम्पलीफायर सर्किट में क्या क्या है वो पहले लिखो। देखो एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है ये, NPN ट्रांजिस्टर है इसके अंदर, NPN ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर विथ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने ये सर्किट कनेक्ट किया। अब इसके इनपुट लूप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलना चाहिए, देखो जो V इनपुट आपको मिलेगा, जो कुछ भी हमें V इनपुट मिलेगा, कोई तो फैक्टर मिलेगा, वो V इनपुट मान लो 10 वोल्ट मिला है ना, तो इसको V आउटपुट में 10 से ज़्यादा फैक्टर मिलना चाहिए, मतलब 10 इंटू समथिंग फैक्टर, मान लो करंट गेन फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होके मिलना चाहिए। ऐसे हमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूव करना है, देखो इसके लिए सबसे पहले हम इनपुट कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखो ये V इनपुट ही क्या है आपका, VBB है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है VBB। तो इनिशियली मान लो हमने कुछ भी वोल्टेज इनपुट नहीं दिया है, बस VBB यहाँ अप्लाई किया है। तो VBE यहाँ दो सर्किट के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है। देखो VBE यहाँ इमीटर बेस के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है VBE, और दूसरा वोल्टेज, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है इक्वली। तो यहाँ इक्वली पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, किसके अक्रॉस, पहले तो बेस इमीटर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ एंड यहाँ इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा VB, इस करंट रेजिस्टर के अक्रॉस भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे हमने दिया है वो दोनों के अक्रॉस है। मतलब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ऐसे हम लोग लिखेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ फॉर द इनपुट लूप, इसको इनपुट लूप कहो, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ फॉर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, इनपुट लूप। तो क्या आएगा, VBB इज इक्वल टू क्या है इसके अक्रॉस VBE, इसका जो मैंने 20 वोल्ट दिया था मान लो, तो 10 वोल्ट इसके पास जाएगा, 10 वोल्ट इसके पास जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेंज। तो ये VBE प्लस क्या बनेगा VB में कौन कौन है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टर है इसका RB और इसका करंट है IB। तो हम लिखेंगे VBB इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू VBE प्लस IB इंटू RB, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टर। अब बच्चों मैंने क्या किया, अभी V इनपुट अप्लाई किया। V इनपुट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये V इनपुट जो है ये V इनपुट प्लस VBE बनेगा। यहाँ पे मैंने इनपुट ऐड किया ना इसके अंदर, पहले मैंने इनपुट ऐड किया था क्या, नहीं, बस बैटरी लगाई थी, ये बैटरी। अब मैंने क्या किया, ये बैटरी के साथ जो मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड मेरा जो प्रोड्यूस हुआ है वो उसके साथ मैंने ऐड किया। तो ये VBE ऑलरेडी है, इसके साथ हमने क्या किया, ये इनपुट सिग्नल ऐड किया। तो क्या होगा, देखो इनिशियली इनपुट हमने ऐड नहीं किया था, अब मैंने इनपुट ऐड किया। इफ वी अप्लाई द इनपुट सिग्नल, देन क्या होगा, VBE अभी क्या बनेगा, V इनपुट के साथ आएगा VBE, है ना, बैटरी के साथ आएगा VBE इज इक्वल टू, ये VBE यहाँ पे एज इट इज है प्लस यहाँ IB एंड RB एज इट इज है। तो इन दोनों का VBE कैंसिल होता है और इनपुट सिग्नल बस क्या होता है, क्या मिलता है हमें, IB इंटू RB मिलता है। इसको मैं नाम देती हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1।
ये मुझे इनपुट सिग्नल मिला, ये कुछ तो भी वैल्यू मान लो मिली हमें, इसमें से अभी आगे जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ गेन होके आना चाहिए, मतलब इसको कोई तो भी फैक्टर मल्टीप्लाई होके आना चाहिए बीटा, क्योंकि हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कौन है, बीटा, तो वो मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। अब मैं चलती हूँ सेम, जैसे मैंने ये अभी लिया है 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा, एज इट इज डायग्राम निकाल के ये आपको सब कुछ लिखना है। अब हम चलते हैं आउटपुट की तरफ। आउटपुट में देखो क्या क्या है, VCC है, VCC इज इक्वल टू क्या है, VCE प्लस, मान लो इसके अंदर का वोल्टेज हम लोग लेते हैं VC, ओके, VL, ये RL है, मान लो RL और RB की वैल्यू नियरली इक्वल टू सेम है, लोड, ठीक है, ऐसे हम मान के चलते हैं। अब देखो VC इज इक्वल टू क्या, VCE प्लस VL आएगा, वहां पे भी हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, कहा, आउटपुट लूप के अंदर, ठीक है। अब देखो ठीक से यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मैं एक बात बताती हूँ आपको, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ये वोल्टेज हमने चेंज करने की वजह से इमीटर करंट क्या होगा, चेंज होगा। इफ VCE चेंजेस, VBE चेंजेस, देन इमीटर करंट आल्सो चेंजेस। इमीटर करंट चेंज हो रहा है मतलब कलेक्टर करंट चेंज होगा, राइट ना, और कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है मतलब कौन चेंज होगा, VCE चेंज होगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को चेंज करेंगे, लेकिन ऐसे चेंज करेंगे ताकि यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब VCC हमेशा कांस्टेंट रहे, ऐसे उसको चेंज करेंगे। When IE changes, देखो हाँ, when VBE changes, then emitter current changes. If emitter current changes, then collector current changes, and collector current changes, then VCE also changes. But VCC always remains constant. ये चेंज हो रहा है, VCE चेंज हो रहा है, और आउटपुट के अक्रॉस कौन है, VCE है। VCC मतलब ये टोटल वोल्टेज यहाँ का मेंटेन रहेगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो वो मेंटेन कैसे रहेगा, अगर इसने खुद को इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ऐसे खुद को एडजस्ट कर लेंगे और उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे। तो यही हमें लिखना है। देखो अभी मैं लिख के देती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कितने नंबर का पॉइंट है, सेकेंड हो गया, अभी थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, इफ VBE changes, then IE also changes. IE also changes. Due to that, IC also changes. IC also changes, and VCE also change to keep VCC कांस्टेंट। VCC को कांस्टेंट रखने के लिए ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ VCC जो है, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो। देखो ये कितना है, VCE, और कुछ वोल्टेज यहाँ पे रहेगा VC, दोनों की एडिशन हमें VCC मिलता है। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, फोर्थ पॉइंट, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू द आउटपुट लूप। हमें क्या मिलेगा, VCC इज इक्वल टू डेल्टा VCC, चेंज इन VCC इज इक्वल टू VCE प्लस VL, और VL के अक्रॉस कौन कौन है, VL के अक्रॉस है RL इंटू IC। तो लिखो यहाँ पे, देयरफॉर डेल्टा VCC इज इक्वल टू VCE प्लस RL इंटू IC। लेकिन डेल्टा VCC क्या है बच्चों, 0, क्योंकि चेंज नहीं है। इनिशियली वो 10 था, फाइनली वो 10 है, दोनों का चेंज, डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो 10 माइनस 10 क्या मिलेगा, 0, तो ये 0 मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। देयरफॉर डेल्टा VCC 0 इज इक्वल टू VCE प्लस RL इंटू IC, ठीक है। वाई, बिकॉज VCC इज कांस्टेंट, वेयर VCC इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। तो अभी इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस RL इंटू IC। अब हमें पता है, वी नो दैट करंट गेन फैक्टर क्या होता है, वी नो दैट
करंट गेन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ AC आएगा बच्चों, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, क्योंकि AC करंट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज IC डिवाइड बाय IB होता है ना AC, बीटा करंट गेन फैक्टर का वैल्यू डेफिनेशन मैंने बताया आपको, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, तो ये मैंने लिखा। इससे मुझे IC का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो IC इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है IB इंटू बीटा AC, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर VCE इज इक्वल टू माइनस IC की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, IB इंटू बीटा AC इंटू एक सेकेंड RL एज इट इज रहेगा, RL मतलब देखो VCE इज इक्वल टू क्या, माइनस बीटा AC इंटू IB इंटू RL। देखो बच्चों ये मुझे मिला आउटपुट, ये क्या है हमारा V आउटपुट, क्योंकि इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, यही तो है। देखो ये आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस कौन है, VCE, मतलब ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। देयरफॉर V आउटपुट कितना मिलता है, बीटा AC इंटू IB इंटू RL, है ना। इसका मतलब क्या बच्चों, जो हमारा पहला, देखो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे इनपुट कितना है, IB इंटू RB है, और इस इनपुट को कुछ तो भी फैक्टर मल्टीप्लाई होके आया है, कितना, बीटा AC, तो ये एम्पलीफाई हो गया ना, बीटा AC से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, राइट। देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन we can conclude that the output signal is amplified. Conclude that the output signal is amplified. आउटपुट सिग्नल क्या है, एम्पलीफाइड है, द आउटपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड। तो बच्चों ऐसे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहाँ से, कम ऑन। निगेटिव साइन क्यों आया बच्चों, क्या इंडिकेट करता है कि इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज जो है दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, ये इंडिकेट, इन फेज नहीं है, आउट ऑफ फेज है। मतलब अगर ऐसे चल रहा है, इनपुट अगर ऐसे चल रहा है तो आउटपुट जो है वो ऐसे चलेगा, तो दोनों आउट ऑफ फेज है। निगेटिव साइन वो इंडिकेट करता है। यहाँ पे चाहे तो नोट लिख लो, नोट, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट input and output signal are out of phase. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। इसका ले लो पहले, 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों ये। देन इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है ना, अभी मैं गेट्स पढ़ाने वाली हूँ आपको। इसके कुछ डेफिनेशन से वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद गेट्स पढ़ेंगे। चलो बच्चों अभी देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन से, वो देख लेते हैं। इसके ऊपर जेई में एक सवाल पूछा गया था। ये जो डेफिनेशन है ना, इनके ऊपर जेई में फॉर्मूलेज पूछे गए थे एक बार। सभी फॉर्मूलेज यहाँ पूछे गए थे। कैसे, देखो मैं बताती हूँ आपको क्या है डेफिनेशंस। पहले है एसी करंट गेन, वही बीटा अल्फा की डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहला कौन है, एसी करंट गेन। एसी करंट गेन का ही मतलब होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो बीटा एसी हमने देखा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, वही फॉर्मूला है वापिस से। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट इज एसी करंट गेन और ऑफ द एम्पलीफायर। मतलब बीटा एसी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आईसी डिवाइड बाय डेल्टा आईबी। फॉर्मूला भी लर्न करके गए तो भी डेफिनेशन लिख के आओगे। रेशियो ऑफ चेंज इन करंट टू द चेंज इन बेस करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, ये बीटा एसी। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है इससे रिलेटेड और एक,
दैट इज वोल्टेज गेन एम्पलीफायर, मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, मतलब क्या, करंट गेन, सॉरी वोल्टेज गेन फैक्टर। तो वोल्टेज गेन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आपको पता है, वोल्टेज गेन को हम लोग ए वी से डिनोट करेंगे, ए सफिक्स वी। तो वोल्टेज गेन फैक्टर मतलब क्या होगा, वी आउटपुट डिवाइड बाय वी इनपुट। अब देखो आउटपुट में कौन है हमारा, मैंने क्या बोला था आपको, आउटपुट कौन लेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे आउटपुट होता है हमारा, ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन VCE को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट, और चेंज इन लिखना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके जगह पे VO की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा VCE डिवाइड बाय इनपुट में करंट इनटू रेजिस्टर। करंट क्या है यहाँ पे, बेस करंट है ना, इनपुट में बेस करंट है, रेजिस्टर डायनेमिक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसे हमने डिनोट किया था, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टर, ये हमें इनपुट वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पे VCE का फॉर्मूला हमने क्या निकाला बच्चों, दैट इज माइनस बीटा AC इंटू RB इंटू IB को हम डेल्टा IB लिखेंगे, चेंज इन करंट, डिवाइड बाय, ये हमने डिराइव किया फॉर्मूला एम्पलीफिकेशन वाला, डेल्टा IB यहाँ पे एज इट इज रहेगा, RIB एज इट इज रहेगा, दिस गेट कैंसल, तो क्या रिमेनिंग है, AV इज इक्वल टू माइनस बीटा AC इंटू RB डिवाइड बाय RI, ठीक है। तो ये है हमारा ये किसका फॉर्मूला हो गया, वोल्टेज गेन एम्पलीफायर है ना, RL है बच्चों यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, यहाँ हमने RL लिया था ना, RL, ठीक है, तो ये RL लिखो, ठीक है। उसके बाद और एक डेफिनेशन है किसकी, इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलो सब लोग। और एक डेफिनेशन ली थी हमने पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर की। पावर गेन मतलब क्या, इनपुट पावर आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। देखो पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ, पावर गेन को हम AP से डिनोट करेंगे बच्चों, इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, नॉट मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी AP इज इक्वल टू IO इंटू VO, करंट इंटू वोल्टेज आउटपुट का, डिवाइड बाय II इंटू VI। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि IO मतलब आउटपुट में कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट, एंड इनपुट में कौन सा करंट है, बेस करंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू आउटपुट करंट मतलब IC डिवाइड बाय IB इंटू VO डिवाइड बाय VO, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको AV का फॉर्मूला मिला है ना, ये देखो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला VO अपॉन V इन, एंड ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द बीटा AC। तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू बीटा AC इंटू यहाँ पे कौन सा है, दैट इज AV वोल्टेज गेन। तो ये मुझे मिलता है पावर गेन, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, तीनों डेफिनेशंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो तब तक, है ना, मैं आपको फिर आगे के गेट्स अभी पढ़ाने वाली हूँ, गेट ये टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं बच्चों। अभी इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो देखो क्या है, ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ, लेकिन सॉल्व आप लोग करोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, जरा पढ़ो ठीक से इसको। क्वेश्चन देखो क्या है, इन कॉमन बेस कनेक्शन द इमीटर करंट इज 6.28 दिया है ना, कॉमन बेस कनेक्शन द इमीटर करंट इज 6.28 मिली एम्पियर, IC दिया है, कलेक्टर करंट इज 6.20 मिली एम्पियर, डिटरमाइन द कॉमन बेस DC करंट गेन। आपको अल्फा DC निकालना है बस, कॉमन बेस DC करंट गेन मतलब अल्फा DC। तो बस गिवन मैं आपको देती हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे इसको और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। तो इमीटर करंट मतलब IE दिया है 6.28 मिली एम्पियर, देन IC दिया है कलेक्टर करंट 6.20 मिली एम्पियर, एंड आपको निकालना है कॉमन बेस मतलब अल्फा DC। तो बच्चों सिंपल है, IC अपॉन IE आपको करना है।
इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। सेम देखो अभी सेकंड, हाँ ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन क्या दिया है देखो, ये दोनों भी स्टार वाले क्वेश्चन है, मतलब आपके एक्सरसाइज में पूछे गए सवाल है। द कॉमन बेस डीसी करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.967, मतलब अल्फा डीसी देख के रखा है, क्या दिया है अल्फा डीसी 0.967, ये अल्फा डीसी दिया है। एंड उसके बाद क्या दिया है, और इफ द इमीटर करंट इज 10 मिली एम्पियर, आई आपको देख के रखा है, आई इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में ही रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हमें निकालना क्या है, बेस करंट आई बी निकालना है। बच्चों मुझे बताने की ज़रूरत है कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है क्या करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे चलेगा, या आप खुद सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा का फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा डीसी तो यूज करना ही है आपको, अल्फा डीसी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये दोनों फॉर्मूले यूज करके दोनों आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, मैं आगे चलती हूँ, आज हम लोग ये चैप्टर खत्म करके ही रहेंगे। चलो बच्चों, अभी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, दैट इज द लॉजिक गेट्स। तो देखो लॉजिक गेट्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, जो कि डिजिटल, अभी डिजिटल का ज़माना है, आपको सबको पता है। एनालॉग मतलब नियरली इक्वल टू नहीं के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें बनती है वो डिजिटल की बनती है। डिजिटल मतलब क्या, जो सिग्नल हमें दो ही इनपुट, नॉट इनपुट, दो ही सिग्नल्स पे वर्क करता है, एक तो हाई एक तो लो, ठीक है। तो दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं बच्चों, लॉजिक गेट्स में बाद में बताऊंगी, पहले सिग्नल्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एंड दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। ऐसे दो टाइप्स के सिग्नल हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल मतलब क्या, देखो यहाँ पे दिया ही मैंने एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग मतलब क्या, कि जिसका वेरिएबल होता है आउटपुट, मतलब क्या, देखो कंटिन्यूसली वेरिएशन, पहले 0 1 2 3 4 5, देन वापस 4 3 2 1 0, वापस -5, वापस 0, इसको कहा जाता है एनालॉग सिग्नल। जैसे AC/DC होता है ना, जस्ट लाइक दैट, तो इसको कहा जाता है एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूसली वेरिएबल सिग्नल बोला जाता है इसको। एंड डिजिटल का मतलब क्या, ये है हमारा एनालॉग। डिजिटल का मतलब क्या, कि ये जो सिग्नल है वो बस दो ही पॉइंट पे वर्क करेगा, कौन सा, एक तो हाई एक तो लो। एक तो लो होगा, मान लो +5 या फिर 0, या फिर +5 या फिर 0, या फिर +5 या फिर 0, ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, +5 0 +5 0 +5 0, इसको कहा जाता है हाई सिग्नल, ये हाई सिग्नल है। एंड ये होता है लो सिग्नल, वापस हाई वापस लो, हाई लो, ऐसे वो वर्क करता है। ऐसे सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल, और ऐसे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो अभी इसी का यूज करके हमें गेट्स बनाने, तो गेट्स जो है हमारे लॉजिक गेट्स, वो कौन से सिग्नल पे वर्क करते हैं बच्चों, इस डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं, ठीक है। गेट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एवरीवेयर, जैसे कि बोर्ड बनाए जाते हैं, सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जो होते हैं वहाँ पे गेट्स यूज होते हैं। जहाँ जहाँ डिजिटल सिग्नल की बात आती है वहाँ सभी जगह पे, वॉच में, क्लॉक में, सभी जगह पे गेट्स यूज होते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग डिजिटल सर्किट क्या होता है। डिजिटल सर्किट मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि डिजिटल सिग्नल को हैंडल करता है, ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्किट। सर्किट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which handle digital signal only, called as डिजिटल सर्किट, ओके। हाँ, इसको डिजिटल सर्किट कहा जाता है। अब देखते हैं ये डिजिटल सर्किट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि लॉजिक गेट्स। अभी गेट्स में आपको पढ़ाने, सबसे आसान टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का ये है बच्चों, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल JEE नीट CET में पूछे जाते हैं।
और अपनी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत आसान है, तो सबसे आसान है, तो इसलिए मतलब आप इजीली, जैसे आप मैथमेटिकल लॉजिक में एंड और लर्न किया था ना आपने, ट्रू फॉल्स का टेबल लर्न किया था, या फिर निगेशन लर्न किया था, ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स का निगेशन ट्रू होता है, जस्ट लाइक दैट ऐसे ही है। इसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देती हूँ, इसके जो ट्रूथ टेबल्स वगैरह है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक गेट मतलब क्या होते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट, जिनको वन और मोर इनपुट होता है लेकिन वन ही आउटपुट रहेगा। उसको आप इनपुट कितना भी दे दो लेकिन वो आउटपुट आपको एक ही देगा। अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स एंड इट इज स्विचिंग सर्किट दैट फॉलोज सर्टन लॉजिकल रिलेशनशिप। बताती हूँ रिलेशनशिप क्या है इसकी, बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट वोल्टेजेस। उसके बाद सेकेंड आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब विच शोज ऑल पॉसिबल, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो, उससे क्या क्या आउटपुट आपको मिलेगा, इसका एक टेबल होता है, उस टेबल को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो हर एक गेट का ट्रूथ टेबल, हर एक गेट का सिंबल, हर एक गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आता है बुलियन एक्सप्रेशन, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है, या किसका है, ये रिलेशन देने का काम ये बुलियन एक्सप्रेशन देता है। तो ऐसे 3 सिंपल डेफिनेशन से बच्चों, जो आपको एग्जाम में शायद से पूछी जाएगी, 100% नहीं बता सकती, क्योंकि डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट क्या है, इससे इंपॉर्टेंट है गेट्स। तो बच्चों अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ गेट्स स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिक गेट 3 होते हैं बच्चों, एक होता है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ नॉट गेट। नॉट गेट मतलब जो कि इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर मतलब क्या, 1 का आपको 0 देगा। यहाँ हाई के लिए हम लोग सिंबल 1 यूज करेंगे, लो के लिए सिंबल हम लोग 0 यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉट गेट मतलब इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर मतलब इसको एक ही आउटपुट होता है एंड एक ही इनपुट होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में आपको ऐसे दूंगी, देखो पहले हम सिंबल देखेंगे, फिर उसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, देन ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो इसका सिंबल देखो कैसे है, अपना डायोड है ना, डायोड के जैसा ही सिंबल होता है, बस यहाँ बबल होता है एंड देन आउटपुट होता है। ये है हमारा x इनपुट और ये है हमारा y आउटपुट। उसके बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखो क्या होता है बच्चों। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करके देता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये आपको y देगा। y कैसे देगा, x का कॉम्प्लीमेंट करके। x का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 1 दिया तो 0 देगा आउटपुट में, और वो 0 दिया तो 1 देगा आउटपुट में। उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल, ऐसे तीनों पहले हम सिंबल, ऐसे गेट्स के, सारे गेट्स के मैं आपको ऐसे ही टेबल्स वगैरह ड्रॉ करके दूंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या आएगा, इसका इनपुट का एंड आउटपुट का टेबल होता है ऐसा। पहले हम लेते हैं इसके अंदर इनपुट, इसके अंदर एक ही इनपुट होता है बच्चों एंड एक ही आउटपुट होता है। आउटपुट तो सबके लिए एक ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे गेट्स के लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं। इनपुट कौन है हमारा x, आउटपुट कौन है हमारा y। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया बच्चों तो ये मुझे 0 देता है, अगर मैंने 0 दिया तो ये 1 देता है। इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ही वही है, ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब क्या, 1 दिया तो 0 देगा, 0 दिया तो 1 देगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन हर एक गेट के लिए आपको सफिशियंट है। बस इतना लर्न किया तो आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलिए बच्चों। अब देखते हैं एंड गेट। एंड गेट है ना, ये प्रोडक्ट के जैसा वर्क करता है बच्चों। मतलब अगर मैं उसको 2 इनपुट दे दूं तो वो प्रोडक्ट करेगा सबका एंड देन मुझे आउटपुट देगा। तो देखो एंड गेट कैसे होता है, इसका पहले सिंबल देख लेते हैं। एंड गेट का सिंबल है ऐसे 2 इनपुट दिया, आप कितने भी दे सकते हैं इसकी जगह पे इनपुट, ऐसा रहेगा और यहाँ पे रहेगा आउटपुट। ये रहेगा A, ये रहेगा B और ये आउटपुट। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होता है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा देखो, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब प्रोडक्ट के जैसा ये वर्क करेगा। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी। इसका ट्रूथ टेबल देखो क्या रहेगा, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल के अंदर इनपुट होता है एंड देन आउटपुट होता है। इनपुट के अंदर एक A रहेगा, एक B रहेगा, ये Y। इनपुट 2 है ना यहाँ पे। तो देखो पॉसिबल इनपुट्स हम क्या क्या दे सकते हैं बच्चों, पॉसिबल इनपुट्स हम क्या क्या बना सकते हैं।
एक तो आप दोनों भी 1 1 दे सकते हैं हाई, एक इसको 1 किया इसको 0 दे सकते हैं, इसको 0 किया इसको 1 दे सकते हैं, इसको 0 किया इसको भी 0 दे सकते हैं। तो 1 1 0 0 ऐसे आप लोग लिखो, पहले इसमें 1 1 0 0 देन 1 0 1 0 ऐसे किया तो भी चलेगा। ये मल्टीप्लिकेशन के जैसा वर्क करता है, मतलब अगर मैंने इसको 1 1 दिया तो 1 इंटू 1 ये क्या देगा, y इज इक्वल टू ए इंटू बी है ना, तो 1 इंटू 1 ये 1 देगा। अगर 1 इंटू 0 किया तो 0 देगा, 0 इंटू 1 किया तो भी 0 देगा, 0 इंटू 0 किया तो भी 0 गया। इसका मतलब ये हमें हाई आउटपुट तभी देगा जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड गेट। स्क्रीनशॉट निकालते चलो बच्चों, इजी टॉपिक है इसलिए थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, इसके मार्क्स मत जाने दो। लेकिन और गेट कहाँ गया बच्चों, एंड के बाद और आना चाहिए था, और गेट छूट गया था बीच में। देखो और गेट, देखो और गेट क्या है, और गेट हमें एडिशन के जैसा, इसको भी हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, बस नॉट गेट ऐसा है जिसको हम बस एक ही इनपुट दे सकते हैं। तो और गेट में देखो, और गेट का सिंबल पहले देख लेते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसे है, ये 2 इनपुट मैंने दिए, ये इसका आउटपुट, ये ए है, ये बी एंड ये वाई। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों की एडिशन करके हमें आउटपुट देगा। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं अभी। ट्रूथ टेबल कुछ ऐसे है, देखो इसका यहाँ पे है इनपुट, देन है यहाँ पे आउटपुट, उसके बाद a b एंड y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 1 1 0 0 देंगे, 1 0 1 0। ठीक है, अब देखो अगर मैंने एडिशन की, मतलब 1 + 1 किया तो मुझे 1 ही मिलेगा। 1 + 1 2 नहीं करना है, यहाँ पे ये हमारा गेट है, इसको 1 + 1 1 करना है। ठीक है, 1 + 0 1 मिलेगा, 0 + 1 भी 1 मिलेगा, 0 + 0 0 मिलेगा। मतलब ये हमें लो तभी देगा जब दोनों लो होंगे, अदरवाइज ये हमें हाई ही देता रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया एंड गेट का। अब देखते हैं नैंड। बेसिक गेट 3 ही है बच्चों, नॉट, और एंड। अब आगे के जो गेट्स है वो देख लेते हैं। अब देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, पहला एंड प्लस नॉट, दोनों को कंबाइन करके नैंड गेट बनाया जाता है। तो इसका सिंबल कुछ ऐसे ही रहेगा। देखो ये रहा हमारा एंड गेट, उसको हम कनेक्ट करेंगे नॉट गेट, दोनों को कंबाइन करके हमें कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल ऐसे दिया जाता है। यहाँ पे बबल रहा तो समझ लो ये नैंड गेट है, विदाउट बबल एंड गेट है, विथ बबल नैंड गेट है। तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो देखो मैंने यहाँ पे ए दिया, बी दिया, यहाँ ए बी मिलेगा, और ये कॉम्प्लीमेंट होके आएगा, मतलब ये हमें मिलेगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो एंड का टेबल है उसका अपोजिट टेबल हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ आउटपुट मुझे मिलता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यही इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। अभी सेपरेट से नहीं लिखती। इसका ट्रूथ टेबल देखो क्या आएगा, ट्रूथ टेबल, इसके अंदर ये रहा इनपुट, उसके बाद रहा आउटपुट, देन ये ए बी एंड वाई। ओके, वाई क्या है, कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, y इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट है ना। तो 1 1 0 0 1 0 1 0, 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा बच्चों। जो उल्टा एंड का उल्टा टेबल हमें यहाँ मिलने वाला है। 1 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। मतलब अपोजिट टेबल, एंड का जो टेबल था उसका अपोजिट टेबल हमें यहाँ पे मिलेगा। 0 0 0 1 1 1, इसको कहा जाता है नैंड गेट। ओके, उसके बाद देखते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, नॉर गेट। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा नॉर गेट किसका कॉम्बिनेशन है, और प्लस नॉट का। तो और प्लस नॉट हमें मिलता है नॉर गेट। तो नॉर गेट के अंदर देखो सिंबल कुछ ऐसे आएगा इसका, ऑब्वियसली
यहाँ बबल, यहाँ नॉट गेट आएगा, मतलब ऐसे। तो ये ए है, बी है, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, a प्लस बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। बबल आ गया तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका ट्रूथ टेबल यहीं पे ड्रॉ करते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देखो कैसे बनेगा। वापिस यहाँ लेना है इनपुट, एक मिनट, इनपुट के दो दो रहेंगे ना, इधर ही ट्रूथ टेबल ड्रॉ करती हूँ बच्चों। इनपुट, देन रहेगा आउटपुट, ए बी वाई। उसके बाद देखो यहाँ 1 1 0 0 1 0 1 0, तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट उसका 0, उल्टा और का उल्टा टेबल। 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ऐसा हमें टेबल मिलेगा। तो ये था हमारा कौन सा, दिस इज नॉर गेट। ओके, अब बच्चों एक अलग गेट है, देखो इन सब से अलग गेट है, उसका नाम है, अभी मैं बताती हूँ आपको, उसका नाम है एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी सिंपल है वैसे देखा जाए तो। एक्सॉर गेट, तो देखो बच्चों थोड़ा टेक्निकल इश्यू आया था। अभी ये टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो मैं आपको बस इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ट्रूथ टेबल देखो इसका क्या आएगा अभी, तो ये 1 1। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको, मुझे लगता है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। वापस मैं बता देती हूँ, देखो ठीक से देखना है सब लोगों ने। तो यहाँ पे एक मिनट है बच्चों, ये शायद से रफ नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। मान लो मैंने A1 लिया है, इसको मैं सेपरेट स्लाइड पे लेती हूँ बच्चों, बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा सेव करने में प्रॉब्लम आई है। देखो तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है हमारा एक्सॉर गेट का, ए बार ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टेबल में देखो, सबसे पहला इनपुट है 1 1। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 1 दिया, मतलब A1 है B1 है, तो मैंने A1 दिया B1 दिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट। मैंने 1 वैल्यूज पुट की, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 कॉम्प्लीमेंट होता है 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। 0 इंटू 0 क्या बनेगा बच्चों, 0 प्लस 1 इंटू 0 क्या बनेगा, 0। तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 0। तो चेक करते हैं आउटपुट 0, तो ये आया 0। सेम अभी मैं यहाँ पे ये कैसे आया 1, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। A1 लेना है, B0 लेना है, तो देखो A मैंने लिया 1, B लिया 0, तो यहाँ पे क्या है बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस 1 डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बनेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट 0 डॉट 0 प्लस 1 डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो 1 इंटू 1 क्या बनेगा यहाँ पे, 0 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो ये ऐसे आया देखो 1। सेम आप ये भी कर सकते हैं, 0 1 1, और ये 0 0 क्या आएगा, 0। तो बच्चों आपको ये यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलता है एक्सॉर गेट का, एंड जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलता है, मतलब हाई मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आया, बस इतना याद रखो। यहाँ पे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों सेम है तो सीधा 0 लिख दो, अदरवाइज 1 लिख दो, दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो सब लोग। बच्चों अभी इसी से रिलेटेड, एक्चुअली ये चैप्टर अभी यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ओके, गेट जो है वो आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे अभी ये चैप्टर खत्म हो गया। होप सो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब अभी आप देखोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब थ्रू आउट द चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा, गेट, और सबसे आसान टॉपिक है बच्चों, सबसे इजी, सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो अभी 1 बाय 1 में यहाँ क्वेश्चंस लेती हूँ, सब लोग ध्यान दो।
सबसे पहला देखो, सीईटी 2019 में ये सवाल पूछा गया था। हर साल इस टॉपिक के ऊपर एक तो भी क्वेश्चन होता ही है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो देखो सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था, टू ऑब्टेन एन आउटपुट y इज इक्वल टू 1। आपको क्या लाना है यहाँ, y इज इक्वल टू 1 लाना है। आउटपुट हमें y इज इक्वल टू 1 लाना है। यहाँ पे दिखा नहीं होगा तो मैंने नीचे लिखा, देन फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट द इनपुट मस्ट बी। हमें आउटपुट y1 लाने के लिए इनपुट क्या देना चाहिए, क्या इनपुट देना चाहिए वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी, ये पहला ऑप्शन दिया है आपको ए, ये दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी एंड चौथा ऑप्शन है डी। यहाँ पे 1 बाय 1 अभी हम लोग इनपुट देखते हैं और उसके बाद देखेंगे आउटपुट क्या मिल रहा है। मान लो यहाँ मैंने A1 दिया, एक सेकेंड ना, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर यहाँ पे मैंने मान लो 1 लिया, ये 1 लिया, ये 0 लिया एंड ये 1 लिया। देखो 1 0 1 ऐसे मैंने इनपुट दिया, तो क्या होगा, ये और गेट है बच्चों। और गेट क्या करता है, एडिशन करता है, राइट ना। मतलब y इज इक्वल टू क्या करता है, a प्लस बी, एडिशन करता है। तो ये मैंने 1 प्लस 0 किया, 1 प्लस 0 करने के बाद मुझे यहाँ पे 1 ही मिलेगा और ये 1 है तो ये 1 एज इट इज यहाँ पे जाएगा। तो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है a इंटू बी। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1। मतलब बच्चों पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। इनपुट हमें आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ 1, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका ए। इतना सब कुछ सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसी से रिलेटेड नीट 2019 में पूछा गया ये सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक सर्किट यहाँ पे दिया था और बोला गया था द सर्किट डायग्राम शोन हियर करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट। मतलब ये सर्किट डायग्राम एक लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड करती है। तो कौन से लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड करती है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है बच्चों, एक ए की दे के रखी है, जो ओपन रहेगी तो हम 0 लेंगे, क्लोज रहेगी तो हम 1 लेंगे। मतलब स्विच ऑफ रहेगा तो हम 0 लेंगे, ऑन रहेगा तो हम 1 लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे बी पे भी सेम हुआ है, स्विच अगर ओपन रहेगा तो हम 0 लेंगे और क्लोज रहेगा तो हम 1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एलईडी लगाया है। अब देखो यहाँ से हायर पोटेंशियल दिया है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल दिया है। मतलब जब भी हम लोग यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, मान लो ये मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मान लो ये मैंने क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये करंट यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो करंट यहाँ से सीधा इधर चला जाएगा, यहाँ से आएगा सीधा इधर चला जाएगा। मान लो ये दोनों मैंने क्लोज किए, तो हायर अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला, दोनों साइड से करंट पास होके सीधा इस निगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। एलईडी की तरफ करंट जाएगा ही नहीं तो एलईडी ग्लो करेगा ही नहीं। ये y आउटपुट देना है। y1 कब लेंगे हम लोग, जब एलईडी ग्लो करेगा तब हम y लेंगे। अगर एलईडी कुछ भी ऑन नहीं होगा तो हम 0 लेंगे, ठीक है। तो ये दो इनपुट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 0 0 1 ऐसे लगाएंगे। तो देखो इसमें मैं आपको टेबल बना के देती हूँ। यहाँ a एंड b हमारे दो स्विचेस है, तो ये हमारे दो इनपुट्स होंगे एंड y जो है हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, ये हमारा इनपुट है एंड ये हमारा आउटपुट है, ओके डन। तो देखो अभी यहाँ पे 1 1, फिर क्या होगा बच्चों, 1 0 0 1 0 0। देखो अब क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे दोनों को 1 1 रखा, 1 1 मतलब दोनों को मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैक्सिमम करंट इधर ही चला जाएगा तो एलईडी ग्लो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस। उसके बाद अगर मान लो मैंने यहाँ पे A को 1 रखा है, B को 0 रखा है, A को 1 B को 0, मतलब इसको क्लोज किया एंड इसको ओपन ही रखा, फिर भी करंट मेरा यहाँ से चला जाएगा, मैक्सिमम करंट यहाँ से जाएगा, एलईडी ग्लो होगा ही नहीं, यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, 0। अब मैंने उल्टा किया, B को क्लोज किया तो करंट यहाँ से चला जाएगा, इधर आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 0 मिलेगा। अभी जब मैंने दोनों को 0 रखा, मतलब दोनों को मैंने ओपन रखा, ओपन रखने के बाद पूरा सीधा करंट कहाँ जा रहा है, एलईडी की तरफ।
इसका मतलब यहाँ पे मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। तो बच्चों ये जो टेबल है ये किसका टेबल है, सोचो जरा। 1 + 1 हमें 1 मिलता है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। देखो 1 + 1 का कॉम्प्लीमेंट मिला है, 1 + 1 क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट हमें मिला 0, 1 + 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब a + b कॉम्प्लीमेंट, ये किसका सिंबल है, a + b कॉम्प्लीमेंट बुलियन एक्सप्रेशन किसका है, नॉर गेट का। तो ये टेबल किसका है बच्चों, नॉर गेट का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, नॉर गेट। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नीट ओडिशा 2019 का ये सवाल आपको पूछा गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं और एक सवाल, ये वाला देखो, ये नीट 2020 में पूछा गया सवाल है बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ इनपुट्स हम लोग देने वाले हैं और उसका यूज करके यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है देखो। तो इनपुट हम लोग यूज करेंगे और उसका यूज करके आउटपुट टेबल हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसको 0 0 देख के रखते हैं, 0 0। यहाँ पे देखो सर्किट, हमें कौन सा ट्रूथ टेबल करेक्ट है वो चेक करना है बस, नीट 2020 का सवाल है। अगर मैंने 0 दिया तो ये नॉट गेट है, नॉट गेट का काम है इन्वर्ट करना, मतलब यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। ये कौन है हमारा, नैंड गेट नहीं, नॉर गेट है, नॉर गेट, मतलब ये क्या करता है नॉर गेट, 1 + 1 करेगा, 1 + 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 + 1 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ 0 मिलेगा। तो देखो अगर हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है। ऐसे कौन सा टेबल है, यहाँ पे 0 0 देने के बाद 1 है, मतलब ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 कैंसिल हो गए, तो इन दोनों में से एक आ रहा है, ठीक है। ऐसे चेक करना है आपको। अभी सीधा आप कौन सा चेक करो पता है क्या, इसमें से एक चेक कर लो, सेकेंड वाला चेक कर लो, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा, डायरेक्टली कंपेयर करके देखना है दोनों में से। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया 0 0। अब सेकेंड में आउटपुट देख के रखती हूँ, मतलब 0 और 1, कौन सा 0 देना है, a 0 देना है और ये 1 देना है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 बनेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 बनेगा, मतलब 1 + 0 1 + 0 1 बनेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 + 0 करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना नॉर गेट, तो 1 + 0 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 आया है तो यहाँ 0 आया है, इसका मतलब डी जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे चेक करेंगे बच्चों हम लोग, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। तो बच्चों ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप सो सारे टॉपिक्स आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, सभी लेक्चर्स बहुत इंजॉय कर रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन, कुछ भी अगर आपको चेंजेस चाहिए होंगे बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आगे के लेक्चर्स में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पर रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।